सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। अमरीकी टैरिफ से इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट भी मुतासिर हुई है। चीन समेत दुनिया के बड़े ममालिक ने सोने के ज़खायर में इजाफा करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने मार्च के महीने में इंटरनेशनल मार्केट से 2.8 टन गोल्ड खरीदा, जबकि चाइना रवां साल अब तक 12.8 टन सोने की खरीदारी कर चुका है। इंडिया ने भी अपने ज़खायर में 3 टन से ज़ायद गोल्ड का इजाफा किया है। यूएस, यूएई, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया ने भी इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड की बड़ी खरीदारी की है। आलमी तरफ बढ़ने की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गोल्ड प्राइसेस हम देख रहे हैं, इनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में 24 कैराट सोने की फ़ी तोला कीमत 3,90,000 तक जा पहुंची है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं अगर यही रुझान रहा तो कीमत 4 लाख को भी क्रॉस कर सकती है। सोने की बढ़ती कीमत की मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं, इन्वेस्ट करना इस वक्त कितना महफूज है, इस पर बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, उनके साथ आबिद सुलहरी साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। दोनों को हम वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आबिद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जो ट्रेड टैरिफ है या टैरिफ वॉर है, उसका इम्पैक्ट तो हमारे सामने ही है। वो चाहे क्रूड ऑयल हो, वो चाहे डॉलर हो, सारी सिचुएशन हमारे सामने है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस, इनमें भी सर्ज आ रहा है और ये कहाँ जाकर थमेंगी। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त ये कहा जा सकता है कि सबसे महफूज सरमायाकारी इस वक्त गोल्ड में करना है, और इसकी वजह क्या है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त डॉलर की जो कीमत है, जो बाकी काबिल कदर करेंसीज है उसके मुकाबले में गिर रही है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है, अगर उसमें शेयर्स के जो रुझान को देखें तो वहाँ पे भी एक नुमाया कमी का सामना है, और उसकी वजह से बाकी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो यकीनन गोल्ड एज ए रिज़र्व जो है उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और ममालिक जो हैं वो इस वक्त गोल्ड ख़रीद रहे हैं। जब हम कहते हैं सरमायाकारी जो है वो गोल्ड में करें तो हमें बहुत ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस लेवल के सरमायाकार की बात कर रहे हैं। क्या हम जो हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे मिडिल या अर्बन क्लास उनको हम ये कह रहे हैं, या हम जो है हुकूमतों को कह रहे हैं। तो हुकूमतें जो है वो तो यकीनी तौर पे इस पर गोल्ड में सरमायाकारी कर रही हैं, और गोल्ड को एक जो महफूज जो है एसेट के तौर पे अपने पास स्टॉक कर रही हैं। ये एक अपर मिडिल क्लास पाकिस्तानी जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए कितनी सूदमंद इन्वेस्टमेंट है, उस पर शायद थोड़ा सा भी वेट करना होगा। ये ना हो कि आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद फौरी तौर पे जाके गोल्ड खरीद लें और उसके बाद उसका। और ये लॉन्ग टर्म आप समझते हैं इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म है, किसमें ज़्यादा फायदा है? देखिए, इस वक्त अमेरिकन जो इक़दाम हैं उसका एक नतीजा तो ये निकला कि अगर ये सारे के सारे टैरिफ वापस भी हो जाएं सुबह, तो जो एक अमेरिकन पॉलिसीज़ पे जो पूरी दुनिया को जो था एतमाद था, वहाँ पे जो प्रेडिक्टेबिलिटी थी, वो चीज़ तो अब ख़त्म हो गई। यानी अगर ट्रंप आज ये कर सकते हैं तो कल को वो दोबारा से यू टर्न लेके फिर कोई नई पाबंदियाँ लगा सकते हैं, और अगर ट्रंप नहीं भी रहते, कोई और प्रेसिडेंट आते हैं, तो वो जो अमेरिका का एक रोल पिछली कई दहाइयों से उसने दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनाया था कि पूरी ग्लोबल इकॉनमी को जो है इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में न्यू लिबरल ऑर्डर के ज़रिए आगे लेके चलना है, तो वो वाला एतमाद तो अब शैटर हो गया। और अगर वो एतमाद जो है वो शैटर हो गया है तो जाहिर है कि अब कमोडिटीज़ रह जाती हैं। कमोडिटीज़ में जो ऑयल और क्रूड है उसकी कीमतें भी गिर रही हैं इसी टैरिफ वार की वजह से। तो यकीनी तौर पर फ़िलहाल तो गोल्ड जो है वही एक महफूज सरमायाकारी का सोर्स है, और ये गालबन अभी मीडियम टर्म जो है ये चलेगा जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव जो है करेंसी नहीं आती है जिसको कि डॉलर जितनी पजीराई भी मिले और जिसकी डॉलर की तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी भी हो। बिल्कुल ऐसे ही। और एहतशाम साहब, इसमें ये भी तो है ना कि हम देख रहे हैं कि अमरीकी कर्जे जो डेट्स हैं वो भी 36 खरब डॉलर तक पहुँच गए हैं, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है, उसके हवाले से भी खदशात हैं। अब ये जो गोल्ड की सिचुएशन जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप वाकई देख रहे हैं कि 4 लाख क्रॉस कर जाएगी पाकिस्तान में, और इस वक्त क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए, हमने ये तो सब तरफ बात हो रही है कि 2025
कि पूरा साल और अगला साल भी कहा जा रहा है कि जी गोल्ड प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी। उसकी बुनियादी वजह आप देख रही हैं कि ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है, गैर यकीनी की सूरत हाल, ट्रेड वार, टेरर वार की वजह से शुरू हो चुकी है, इसमें लग रहा है आमना कि ये डॉलर के मुकाबले में, डॉलर करेंसी के मुकाबले में ये गोल्ड जो है ना, इसको देखा जा रहा है अल्टरनेटिव के तौर पे। और उसको इस तरह देखा जा रहा है कि बैंक सारी दुनिया के, आप देख लें चाइना और भारत में तो अरसे से हम देख रहे हैं गोल्ड वॉर जो है ना वो शुरू हो चुकी है, धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं। भाई देवे हमारा स्टेट बैंक भी सस्टेन बुनियादों पे गोल्ड ख़रीद रहा है, अगरचे कुछ लोगों का ख्याल है स्टैगफ्लेशन इससे हो सकती है, इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल इस वक्त है कि लोगों के पास जो पैसा है, ख़ास तौर पे ना पाकिस्तान में जो लोगों के पास ब्लैक मनी है, अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, वो कहाँ लेके जाए। रियल स्टेट में आपने देखा चौक 4-5 साल से हुआ है, अभी थोड़ा सा हुकूमत ने कोई लॉज चेंज किए तो शायद उस तरफ जाएं। तो लोग इसको कह रहे हैं कि महफूज सरमायाकारी इसी में ही है कि जी आप गोल्ड खरीद लें। और ये जो एवरेज आ रहा है वो $70 रोज़ाना के हिसाब से गोल्ड की, यानी गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन टाइम्स चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल ही चल रहा है। आप इसको इस तरह देखें हम ना कि हमने क्या जो बात कर रहे हैं, आबिद बात कर रहे हैं, अब बैंकों को आप देखते हैं कि बैंकों के इतने तो बड़े इश्तिहारात आ रहे हैं कि अभी लोग अपना गोल्ड हमारे पास इन्वेस्ट करें, जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे, आपने किसी और जगह इन्वेस्ट करना है तो करें, अपने आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो लगाएं। तो उनको भी लग रहा है कि ये बेहतरीन इस वक्त इन्वेस्टमेंट है, तो बैंक भी ये काम कर रहे हैं, हमारा सेंट्रल बैंक भी कर रहा है, सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक कर रहे हैं। अब मसला जहाँ पे जाके ख़राबी की तरफ लेके जा रहा है वो हम ना ये जो चीन और अमेरिका की जो लड़ाई है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी जब तक ये नहीं थमेगी और 3 महीने का जो टाइम दिया हुआ है, इसमें अगर मज़ीद इसको कहते हैं कोई मामला ठीक नहीं होता तो आप देख लें सारी दुनिया किस तरफ जा रही है। यूरोपियन यूनियन जो है ना वो भी ओपनली उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जी हमारा तो अमेरिका इत्तेहादी अब नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह सेफ्टा, नेफ्टा और बाकी जो आसियान के ब्लॉक्स हैं उनमें भी दौड़ है कि जी पैसा हमारे पास किस तरह होना चाहिए, कौन सी करेंसी होनी चाहिए। ब्रिक्स के तौर जो एक नई करेंसी के तौर पर लाना चाहता था और अमेरिका ने बड़ी ज़बरदस्त धमकियाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे के फिलहाल रुकवा दिया है। तो अब लग रहा है कि डॉलर जो है ना, जो एक मुद्दत से डोमिनेट कर रहा था हमने, वो नीचे आएगा और उसके बदले में इस वक्त लोगों को महफूज सरमायाकारी गोल्ड में नज़र आ रही है। और हमारे बैंक वायदे में हमारे हम ना हर दौर में माल बनाते रहे। आपने देखा कि डॉलर की प्राइस को जब इन्होंने टैग किया था, अब 5 बैंकों ने $58 बिलियन कमाए थे, एलसीज 40 और 45 रुपये ज़्यादा लेके उन्होंने एलसीज खोली थी जो पाकिस्तान से लोग बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि अब लोग इस तरफ आ रहे हैं, जिस आदमी से बात करो वही कहता है जी गोल्ड खरीद लें, गोल्ड खरीद लें। और आप देख लें जिस तरह इसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसके अलावा कोई और लोगों को नज़र नहीं आ रहा फील्ड के पैसे को कहाँ लेके जाएं। तो मेरा ख्याल अब देखना ये कि सेंट्रल बैंक का रोल हमारे क्या होगा, वो किस तरह लोगों को इनकरेज करेगा, वो अपने पास कितना गोल्ड खरीदेगा, उसके मुकाबले में वो अपने पास जो रिजर्व हैं उसको कैसे मेंटेन करेगा, ये एक सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक है, हम अपनी अगली स्टोरी कहते हैं। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए बजट की तैयारी मुकम्मल कर ली है और इस हवाले से हम देख रहे हैं जिसका हजम 18,877 अरब रुपये मुतवक्की है। इस बजट में 7,222 अरब रुपये का खसारा डेफिसिट जाहिर किया गया है जो GDP का 5.5% बनता है। बजट में 106 अहम तरक्याती मंसूबों के PSDP के लिए तहत हम देख रहे हैं बड़ी रकम मुख्तस की गई हैं और इसमें अगर हम NFC अवार्ड के तहत देखें तो सूबों के लिए 8,780 अरब रुपये देने के बाद वफाकी हुकूमत के पास तरक्याती मंसूबों, दिफा, डिफेंस, सैलरीज और इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं, सब्सिडीज़ हैं और ग्रांट्स के लिए सिर्फ 2,225 अरब रुपये बचते हैं। बजट में कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से कहा जा रहा है कि 8,106 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं जो कुल आमदन का बड़ा हिस्सा है। अवामी सतह पर महंगाई से रिलीफ की उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन क्या बजट में इस हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी होगी या नहीं होगी? हुकूमत का इरादा क्या है कि ये जो बजट है ये ईद उल अज़हा से कबल पेश किया जाए, लेकिन देखना ये है कि बजट के बाद अवाम आसानी से कुर्बानी कर पाते हैं या फिर अपनी ख्वाहिशात को ही कुर्बान करना पड़ेगा। मैं आबिद साहब आपकी जानिब आती हूँ। अगर हम पिछले बजट की बात करें 2024-25 का, इसका जो फर्स्ट हाफ था उसमें जो जुलाई से दिसंबर में बजट डेफिसिट था वो 1.54 ट्रिलियन रुपीस बनता है जो GDP का 1.2% बनता है। इस बार पिछले हालात को देखते हुए क्या डिफरेंस देख रहे हैं और आगे क्या होगा फिर बजट में? देखिए बजट जो है क्योंकि पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम में है, उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी एक रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी से भी पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा होगा अगले 28 महीने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बजट कोई ऐसी डेविएशन इसमें होगी IMF की कमिटमेंट जो पाकिस्तान ने IMF के साथ की हैं उनसे यहाँ से अवॉइड किया जा सके। तो ये IMF के साथ कंसल्टेशन में ये बजट जो है ये तैयार किया जा रहा है। IMF को पिछले रिव्यू में जो 2-3 चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं वो वही है जो कि पिछले कई प्रोग्रामों में
बारहा जिनकी निशानदेही की जा चुकी है, इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि शायद उनमें से काफ़ी पे जो है वो हुकूमत को अमल करना पड़ेगा। एक तो वही टैक्स नेट को बढ़ाना, और इस पे फाइनेंस मिनिस्टर कह भी चुके हैं कि अब सैलरीड क्लास पे मज़ीद टैक्स की गुंजाइश उनको नज़र नहीं आती, थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर रिटेल सेक्टर नहीं तो फिर उनको एग्रीकल्चर इनकम में से टैक्स जो है उसको एक्सपेंड करना होगा। जो क्लाइमेट चेंज वाला जो लोन है उसमें पानी की कीमतों पे बात की गई है कि पानी उस वक्त तक नहीं कंजर्व किया जा सकता जब तक कि उसकी रियल वैल्यू को मोनेटाइज ना कर लिया जाए, जिसका मतलब है कि पानी के बिल्स जो हैं उनमें इजाफा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से कार्बन टैक्स या कार्बन लेवी खा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगे या वो बिजली के बिल्स के पे लगे, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो पीएसडीपी है, हमने देखा कि इस दफ़ा भी पीएसडीपी जो है तकरीबन एक क्वार्टर जो है वो तो वैसे ही स्लैश कर दिए गए हैं प्रोजेक्ट, और अभी जो पिछले साल की जो अनाउंसमेंट थी उसमें से जो रिलीजेस हुई हैं वो 1/3 बनती हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर पीएसडीपी की कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो भी जाती है तो उस तरीके से पीएसडीपी जो है वो अगले माली साल में भी स्पेंड नहीं किया जा सकेगा जैसे कि इस साल में नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर रेवेन्यू आपका कम होता है तो या आप अपना रेवेन्यू बढ़ा ले या खर्चे कम कर ले, और खर्चों में पीएसडीपी एक ऐसा खर्चा है जो कि कम होने की तवक्को सर। लेकिन टैक्स हम रेवेन्यू अगर हम बढ़ाने की बात भी करें, कलेक्शन में आगे हम देख रहे हैं कि पहले जो 9 माह हैं रवा माली साल के उसमें 725 बिलियन रुपीस तक ये बढ़ चुका है टैक्स डेफिसिट। तो इसका मतलब है इस बार जो शॉर्टफॉल पाया जा रहा है उसको ओवरकम करने के लिए इस बार बजट में मजीद टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। जो पहले हम अचीव नहीं कर पाए टारगेट, तो फिर आवाम पर मजीद बोझ आएगा। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं? देखिए, टैक्स जो है अगर आप ओवरऑल देखें पिछले साल की निस्बत रवा माली साल में, तो जो टैक्स इकट्ठा किया गया है उसमें एक नुमाया इजाफा हुआ है। गो कि हमने जो IMF के साथ जो कमिटमेंट की थी वो उसमें अब पीछे हैं 700-750 अरब रुपए, लेकिन अगर आप इसको 23-24 वाले माली साल से कंपेयर करें तो टैक्स जो है 26-27% अभी तक ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। तो रेवेन्यू जो है उसको तो हुकूमत बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है, और टैक्सेस जो है वो जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त सैलरीड क्लास या जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उस पर मज़ीद बोझ लादना शायद हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रियल स्टेट जो है, जो आपके रिटेलर्स हैं, रिटेलर सेक्टर, या जो आपका एग्रीकल्चर पे जो इनकम है, और सर्विसेज के बहुत से ऐसे शोबे हैं जहाँ पे कि इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है जिसको कि टैक्स रेट में लाया जा सकता है। तो इस वक्त इशू टैक्स बढ़ाना नहीं बल्कि जो इफेक्टिव टैक्स इन्फोर्समेंट है वो एक इशू है, चैलेंज है, और हुकूमत को उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेते हैं ब्रेक के बाद एहतशाम साहब का इस पे कमेंट लेंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम बजट खसारे के हवाले से। अब एहतशाम साहब का भी टेक इस पे लेते हैं। एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं अब जो इस बार जो डेफिसिट का सेट किया गया है जितना बनता है उसको देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं कि इस बार बजट में आवाम के लिए रिलीफ है या तकलीफ मजीद बढ़ेगी? अच्छा जुमला आपने कहा है, रिलीफ नहीं है तकलीफ ही मुझे लगता है। देखिए, हम ना 2 सवाल हैं बुनियादी तौर पे जो हर साल हर बजट के मौके पे पूछे जाते हैं। एक तो यह है कि बजट की तैयारियां आपने देखा फरवरी के बाद धड़ाधड़ शुरू हो जाती हैं। अब तो जहाँ चले जाएं दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, कॉमर्स में लोगों को जाने ही देते कि पता ना चल जाए, FGI में नहीं जाने देते। देखिए, बात यह है कि ओवरऑल आप देख लें अगले माली साल का जो आप देख लें कैपिटल साइज़ जो है ना आउटले वो बन रहा है तकरीबन 19 ट्रिलियन का, ठीक है ना, 19 ट्रिलियन रुपीज़ का ये बना रहे हैं। और उसमें एक रिपोर्ट तो आपने बताई है 7.2 ट्रिलियन का खसारा, और एक रिपोर्ट में देख रहा था वो कह रहे हैं जी कि 9.8 ट्रिलियन का जो है ना ये खसारा है, यानी आधा जो है ना बजट आपका अगले माली साल का खसारे का होगा। आपने उसको कैसे पूरा करना है? अब देख लें, अब बात आ जाती है PSDB की। अभी आप भी साहब यही बात कर रहे थे। देखिए, 1100 अरब का PSD पे अभी पहले 10 माह में हमने सिर्फ 30% खर्च किया गया, 350 अरब के करीब खर्च किया गया, बाकी रोका हुआ है। सूबों का 1.3 ट्रिलियन का सरप्लस बजट पड़ा हुआ है। भाई ना तो वो सरेंडर करते हैं ना अपने कामों में कहीं लगाते हैं, पता नहीं वो पैसा किधर जाता है। अल्टीमेटली जिस तरह आप बता रही थी, हुकूमत के पास 2.5 से 3 ट्रिलियन नहीं रह जाता, वो तनख्वाहें दे, क्या करे, नए प्रोजेक्ट शुरू करे। और इसमें कैच आप देख लें कि आज ही की खबर आपने देखी होगी, प्लानिंग कमीशन 3000 अरब रुपया उन्होंने और मांग लिया है।
कि जी आप हमें दें तरक्याती बजट के लिए। अब ये तरक्याती बजट जानो ये जिस तेज़ी के साथ ये एक अजीब ही समझ नहीं आती ये किस तरह हमें लेके जाएगा, खर्च भी नहीं होता और पास भी रख लिया जाता है। अब अगला सवाल ये है कि जी आप आधा बजट तो आप खसारे का, इसको आप कैसा पूरा करें। एक आज आके रो पीट के IMF ने हमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगवाया है, लेकिन उसमें कितना पैसा आएगा, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाज़ार लगता है कुछ आना मुमकिन नहीं लग रहा। अब ये बात आती है कि जी हर साल आप में सुनते हैं कि जी ये FBR ना टैक्सेशन बेस को बढ़ाएगा, नए टैक्स पेयर को तलाश करेगा। वही पुराने जो है होलसेलर हैं, ट्रेडर्स हैं, आप उनसे पूरा टैक्स नहीं ले पा रहे। कॉर्पोरेट सेक्टर को आप स्क्वीज़ किए चले जा रहे हैं, वो उनका भी टैक्स 30% से ज़्यादा का हो चला है। आप नए सेक्टर क्यों नहीं लेके जाते। एक लफ्ज़ हमेशा सुना जाता है कि जी नई रिसोर्स मोबिलाइजेशन तलाश की जाएगी अगले माली साल के लिए, वो तो नहीं लग रहा। प्रोफेशनल टैक्स भी जो आप लोगों से जितना लेना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, हम हैं जो भी हैं, जितना हमारा तो खैर ऑप्शन ही कोई नहीं रहा, को तनख्वाह में से काट लेते हैं 45% के करीब। जी हाँ, हमें तो ऑप्शन ही नहीं। अब सवाल ये है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि जी अगले माली साल के लिए तनख्वाहों में बढ़ाने वाली बात आप भूल जाएँ। और पहले औरंगजेब साहब ने कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि जी आप रिलीफ देंगे, कहा कि जी सैलरी क्लास पे बड़ा बोझ है। मैं और आप बड़े खुश हुए थे। अब पता चला है कि जी वो तो जिनकी इनकम ही 50,000 रुपये जिसको कहते हैं माहाना है, उनको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाएगा, तो हम तो उस ब्रैकेट में आते ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता हमना कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है सिवाय एक चीज़ के। हम क्योंकि हमने मेमोरेंडम ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने शेयर कर लिया IMF के साथ। IMF ने हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जी ये आपने अहदाफ पूरे करने हैं। पिछले माली साल का आप देख लें, अभी तक 650 के करीब शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है। अभी 2 महीने रहते हैं, कितना शॉर्टफॉल होगा। और आपने एकदम से जंप लगा के 2,500 ना, आप टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ाने की बात करते हैं कि जी ये ही इनके पास रेमेडी रह गई है। एक्सपेंडिचर्स भी तो हुकूमत अपने कम कर सकती है, ये भी तो काम कर सकते हैं डेफिसिट कम करने के लिए। देखिए वादा तो बहुत किया गया था, कहा गया था कि जी एक्सपेंडिचर को 15 से 20% हम कम करेंगे, लेकिन आपने देखा वर्चुअली 30% हुकूमत का साइज़ बढ़ चुका है। आप देख लें जिस तरह कैबिनेट का साइज़ 50 से ज़्यादा लोगों का हो चुका है। उसके बाद जितने लोग आते हैं उनको दुनिया परसेंट प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, वो पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो सैलरी में इजाफा आप देख रहे हैं, आपने सेनेटर्स का भी, MNAs का भी, MPs का भी, जजों का भी आपने कर दिया। उसके बाद कुशन नहीं रहता आमना हुकूमत के पास कि वहाँ कट कैसे लगाए। दूसरा शायद ये इन सियासी हुकूमतों की मजबूरी होती है कि ये कट नहीं लगा सकते, इन्होंने लोगों को पैसा देना ही होता है, खर्च करना इस अंदाज में खर्च करना कि जी हम लोगों पे खर्च कर रहे हैं, असल में वो पैसा खर्च भी नहीं होता। आधा पैसा माजरत के साथ ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, ये खर्च हो जाता है, करप्शन की मद में चला जाता है। बाय द वे जो मैं अभी आपको जो बता रहा था कि 30% PST पे खर्च हुआ है, 98% जो पैसा हमना ये जो MNAs MPs का था वो उन्होंने अपना बजट ले लिया है। वो लेके उन्होंने कहाँ खर्च किया है, कोई बताएं कौन से मंसूबे हैं, वो किसी को नहीं पता। तो मुझे लग रहा है कि हम बिल्कुल हर दफ़ा एक मुद्दत से देख रहे हैं, डंग टपाऊ जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, काम चलाना, इधर से पकड़ के इधर से पकड़ के अपने मामला चलाना। और आप देख लें कि जो लेटेस्ट फिगर आ गया हमारा, ये आपका टोटल हमारा जो क्या कहते हैं कर्जे हैं, ये 75.3 ट्रिलियन रुपीस के हो चुके हैं इंटरनल एक्सटर्नल डेट, और ये हो गया 74.8% हमारी GDP का। तो आप अंदाज़ा कर लें कि हुकूमत के पास फॉल बैक करने के लिए कोई कुशन इनके पास है ही नहीं है। वो क्या करेंगे सिवाय से कि हर दफ़ा कहा जाता है कि जी वैसे तो बाय द वे इन्होंने 1 करोड़ के करीब फिगर कर लिया है जो नए टैक्स पेयर तलाश करनी है। इन्होंने आधे से ज़्यादा लोग नील फाइल करते हैं अपनी क्या इनकम को। आप मुझे बताएं इन हालात में आप तरक्की कैसे करेंगे जबकि पॉपुलेशन 25 करोड़ से ज़्यादा की होती चली जा रही है, लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, हेल्थ एजुकेशन का बजट कम से कम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं नजर आती कि हुकूमत कोई आम आदमी के लिए रिलीफ देने की पोजीशन में होगी। ऑलरेडी आप देख लें जो चीज़ें महंगी होगी, चीनी आप देख लें अभी 180 रुपये की बिक रही है, 164 रुपये इन्होंने कहा था कि जी हम इसको करके छोड़ेंगे, नहीं हो सकी। कोई इसके लिए कोई हम देखते हैं मैकेनिज्म नज़र नहीं आ रहा, हुकूमत नहीं नज़र आती। बिल्कुल इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है और ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जाए जिससे जो खसारा है उसको एड्रेस किया जा सके सही तरीके से, ना कि आवाम का जो उनकी तकालीफ में इजाफा हो। एहतशाम साहब साथ ही रहेगा, हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। विमेन राइट्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने खवातीन के हुकूक की निगरानी करते हुए एक बड़ा फैसला सुना दिया है जिसमें खुला लेने वाली खातून को भी हक महर का मुकम्मल हकदार करार दे दिया गया है। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शौहर की जानिब से दायर अपील मुस्तरद करते हुए वाजे किया कि बेटी को जहेज देना मुआशरती रवायत है, एहसान नहीं है। अदालत ने कहा कि तलाक देना शौहर का इख्तियार ज़रूर है मगर खुला लेने वाली औरत पर उसका बोझ नहीं डाला जा सकता। कोर्ट का कहना था कि सूरत निसा में भी शौहर को बीवी को दिया गया माल और तहाइफ वापस लेने से रोका गया है। फैसले के मुताबिक अगर खुला की वजह शौहर का तशद्दुद,
या बुरा रवैया हो तो औरत हक महर की मुकम्मल हकदार है। अदालत ने हक महर को औरत की सिक्योरिटी ये करार देते हुए कहा कि महज खुला लेने पर उसे बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये फैसला कितना अहम है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने ही एक और केस में दूसरी शादी के बावजूद बच्चा माँ के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने करार दिया कि दूसरी शादी करने के बावजूद माँ ही बच्चे की कस्टडी की हकदार है। अदालत ने रिमार्क्स किए कि ये कोई हतमी उसूल नहीं कि माँ दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाए। अब ये दो बड़े अहम केसेस जिनके फैसले हमारे सामने मौजूद हैं, इसी पर बात करते हैं। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा ने भी एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच अमरीन साहिबा। ये सवाल के साथ मैं आऊँगी कि अभी ये जो फैसला आना बड़ा खुशाइंद है, औरत की सिक्योरिटी को बड़ा इसमें इंश्योर किया गया है, लेकिन दो फैसले आए हैं। एक फैसला हम देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से आज भी आया है, दूसरी शादी पर भी जो हवालगी है बच्चे की वो माँ को की जाएगी। ये केस भी आपके सामने है। अच्छा, अगर मैं पहले केस की बात करूँ, इसमें जो औरत का हक महर का जो हक है उसके हवाले से बात की गई है कि वो मुकम्मल हकदार है। शौहर अगर तशद्दुद करता है या बुरा रवैया है तो उसी सूरत में क्या हक महर मिलेगा, या अगर आप कोई और वजूहात भी हो सकती हैं शादी डिसॉल्व करने की, उस पर भी हक महर को इंश्योर किया जाएगा कि खातून हासिल कर पाएगी आफ्टर खुला? देखिए जी, खुला जब फाइल करते हैं उसमें आपको ग्राउंड्स लेने होते हैं कि क्या रीज़न है कि आप अभी अलहदा होना चाह रही हैं अपने हस्बैंड से। उसमें अगर आप ये कहती हैं कि नहीं जी मुझे उसकी शक्ल नहीं पसंद और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, जो एक ग्राउंड है बाय द वे कि हमें कि बस अब दूरी हो गई है, उसे हम उसकी वजह से हम शादी नहीं रख सकते, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़े 8 सफ़ात पे जो ये जजमेंट आई है उसमें बड़ा क्लियर है कि ये मिस कॉन्डक्ट, और मिस कॉन्डक्ट में स्पेशली आता है फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, फाइनेंशियली पैसे नहीं दे रहा, या मिस कॉन्डक्ट जनरली उसमें आ जाएगी कि कहीं पे बदतमीज़ी की है जहाँ जिसकी वजह से आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है सवाए अलहदगी का, खुला का केस जो है फाइल करने के लिए। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर आपने इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं ये चीज़ अभी ज़रूर कहूँगी कि जब आपकी बच्चों की शादियाँ होती हैं प्लीज़ डावर की जो अमाउंट है उसमें जो है उसकी सिक्योरिटी देखें। 5,000 50,000 मत देखा कीजिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हक महर जो है वो बहुत कम अमाउंट में लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये। इसके अलावा जो बात आप कर रही हैं, मेरा इसमें यही जवाब होगा कि नहीं, इट हैज़ टू बी मिसकॉन्डक्ट और फिजिकल अब्यूज़ या मेंटल अब्यूज़ या फाइनेंशियल अब्यूज़। लेकिन हमारे यहाँ तो मेंटल अब्यूज़ को तो किसी खाते में समझा ही नहीं जाता। वो फिजिकल अब्यूज़ हो तो कहा जाता है कि जी इस पे आप जो है वो शादी ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन मेंटल अब्यूज़ कोई मानेगा ही नहीं कि जी उस मेंटली इस तरह से टीज़ किया गया है या इस तरह से तंग किया जा रहा है। देखिए अगेन एक और चीज़ जो इस जजमेंट में बड़ी क्लियरली कही गई है वो ये है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस हर केस में डिफरेंट होगी। ये नहीं है कि भाई अब सारे एक फ्लड गेट खुल गया है और एक के बाद एक अब ऐसे केसेस आएंगे, नहीं, आपने एविडेंस से प्रूव करना है। और मेंटल जो है वो ऑफ कोर्स अगर आपके पास आपको एंजाइटी है या डिप्रेशन है और अगर आपने किसी डॉक्टर से रुजू किया है और आपने वहाँ से कोई मेडिसिन ली हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आ जाती हैं। मेंटल अब्यूज़ के काम पे परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखेंगे। और इसमें बड़ा ही और ये मैं एक बात कहती चलूँ कि ये पहला केस ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी ये इसके ऊपर पहले ऐसे केसेस आ चुके हैं, जजमेंट आ चुकी है, मगर जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आई कैन टेल यू जजेस को नहीं पता ये बात। जजेस आप तो फैमिली कोर्ट्स में बैठे हैं उनके लिए ये न्यू चीज़ होगी, मगर ये न्यू चीज़ नहीं है। ये जजमेंट्स ऐसी पहले आई हुई हैं। एंड आई कमेंड हमारे हाई कोर्ट के जो जज हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बड़ी डिटेल में इस चीज़ को उठाया है और उसको इन रूल्स को फिर से हाईलाइट किया है ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो। एंड लाइक आई हैव सेड, इस पॉइंट तक आने से पहले अपना निकाह नामा पे प्लीज़ सिक्योर उसको कर लें। बच्ची की जो डावर है उसकी अमाउंट जो वो सिक्योर हो, और अमाउंट के अलावा आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, बड़ी चीज़ें कर सकते हैं ताकि बच्ची की ज़िंदगी के साथ खेला ना जाए। इस पे तो एहतशाम साहब, अमरीन साहिबा बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात कर रही हैं। ये तो अभी हम सोसाइटी में जो एक बहुत सारे प्रेशर्स हैं उसको कैसे फेस करेंगे। ख़वातीन अगर अपना डावर का हक मांगना शुरू कर देंगी उस पे तो ग्रीड का एक लेबल लगा लिया जाएगा और पता नहीं क्या क्या मामला सामने आएंगे। इन चैलेंजेस को आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए हम ना जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी ये मामला अदालत में चला गया, तो इस तरह के मामला अदालत में जाते हैं। अमरीन साहबा जो कह रही हैं कि जी मेंटल अब्यूज़, मैं भी समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि बहुत सारे मौक़ों पे हमने देखा है अदालती कार्रवाई में अगर ये केस लेके जाया जाता है तो जजेस हज़रात भी इस बात को लिफ्ट नहीं कराते कि कोई मेंटल अब्यूज़ हो रहा है। फ़िज़िकल अब्यूज़ पे बात होगी, लड़ाई झगड़े की बात होगी, पैसा ना देने की बात होगी, ख़र्चा ना देने की बात होगी, उस पर थोड़ा बहुत जो है ना वो जिसको कहते हैं स्टैंड लिया जाता है। देखिए बात ये हम ना कि हमारे माशरे में मसला ये समाजी मसला है। हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी में हम रहते हैं जब से अब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, आधी से ज़्यादा उन्हीं की रस्में चलती आ रही हैं अब तक। अदरवाइज़ तो देखा जाए अरब ममालिक में चले जाएँ आप, ख़ास तौर पे उधर चले जाएँ साउथ ईस्ट एशिया में और इंडोनेशिया में, मलेशिया में, वहाँ तो मसला ही नहीं है। मतलब ये बात आपस की बात है, बड़ी शर्मनाक समझी जाती है कि आप जहेज़ में कुछ चीज़ें दे दें और आप अलहदगी की सूरत में कहें कि जी वापस किया जाए पैसा हमें, या ये कि हमने खुला मांगा है खातून ने तो हम उसको जो तय किया गया था वो पैसा देना वो नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है ये तो मर्द को खुद ही सोचना चाहिए कि ये बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात है कि इस तरह के अगर मेरा ख्याल है ये लैंडमार्क जजेस जो हमारे जो फैसले आ रहे हैं जजों के, ये आते रहेंगे तो शायद मेरा ख्याल है सोसाइटी पे भी दबाव बढ़ेगा और मेरा ख्याल है हुकूमतों पे भी दबाव बढ़ेगा। बातों की हद तक तो हम सारे बात कर रहे होते हैं औरतों के हकूक़ की, लेकिन दयानतदारी की बात है हमारे माशरे में जितनी ख़वातीन जो है ना जितना जुल्म उन पे होता है, जितनी पैथेटिक सूरत हाल में वो रह रही होती हैं, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में, तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हमारी सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया इन बातों को उठाए और ये जो दो बड़े फैसले अदालत की तरफ से आए हैं इनको हाईलाइट किया जाए, हर फोरम पे इसका जिक्र किया जाए ताकि जो ज्यादती करने वाले मर्द हैं वो डिस्करेज हों। और उनके जो माँ बाप हैं वायदी में वो भी यही काम कर रहे होते हैं, वो अपनी औलाद को पूरा तैयार कर रहे होते हैं कि नहीं ठीक है खुद छोड़ के जा रही है, खुला नहीं देना। उनको भी मेरा ख्याल है नज़रसानी करनी चाहिए अपने रवैयों पे, तभी जाके हमारे माशरे में इस तरह की कबातें जो हैं इसको दूर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब और अमरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी बड़े अहम टॉपिक पर बात कर। इसमें एग्जैक्टली सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमने एक टैबू सेट किया हुआ था कि जी खातून जब ही जैसे ही वो बड़ी होने लगती है तो उसके पेरेंट्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बोझ की तरह शादी को देखा जाता है कि जी उसने उसकी डावरी के लिए, जो कि हम देखते हैं कि मर्द हजरात की जानिब से, उनके वालिदैन की जानिब से अक्सर डिमांड्स की जाती हैं, तो वो एक बड़ा बोझ सर पे हम देखते थे जिसकी वजह से शादी में डिलेज भी हम देख रहे थे। लेकिन अब इस फैसले का आना ये बड़ा खुशाइंद है और इसके बाद माइंडसेट को चेंज करना ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने मौजूद है और इसमें हमें खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी और रवैयों को चेंज करना पड़ेगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तानियों को यूएई के वीज़ा को लेकर किन मुश्किलात का सामना है और उसके तदारुक के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा शराइत सख्त कर दी हैं। नई पाबंदियों की बुनियाद माली शफाफियत और दस्तावेजात की तस्दीक पर है। 5 साला वीज़े के लिए अब लाखों का बैलेंस दिखाना लाजमी। पहले सिर्फ स्पॉन्सर और सफरी मकसद देखे जाते थे, अब बैंक रिकॉर्ड भी ज़रूरी है। इस सख्ती से वर्क फोर्स की बरामद में वाज़े कमी आई है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के मुताबिक ये तादाद 2 लाख से कम होकर 70,000 पर आ गई है। पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो यूएई के वर्क वीज़े की बहाली को तरजीहात में शामिल करे। इस वक्त अगर हम बात करें यूएई के नायब वज़ीर आज़म, उन्होंने पाकिस्तान का अहम दौरा भी किया। ये लम्हा अब अहम है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। वो चाहें तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि वीज़ा पॉलिसी पर फौरी पेशरफ्त मुमकिन करवा सकते हैं। उन्होंने किस तरह से मामला रखा होगा इस पर भी बात करेंगे और इस कम्युनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें अदनान पराचा साहब ने ज्वाइन किया है, वाइस चेयरमैन है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन। थैंक यू सो मच अदनान पराचा साहब। अदनान साहब के यूएई के जो नायब प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और कल उनका बड़ी अहम हमने देखा कि उनका विजिट भी रहा। इस सिलसिले में एक तो गवर्नमेंट सतह पर कोई बात हुई आपके नॉलेज में है कि ये जो हम वीज़ा को लेके कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं पाकिस्तानी यूएई के लिए, उसमें कुछ इस हवाले से बातचीत हुई है या पेशरफ्त हुई है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी। जी देखें, अभी इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा से उनका ये स्टैंस रहा है और यूएई जो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है उनके साथ उन्होंने पिछले 1-1.5 साल से ये चीज मामला टेकअप किए हुए हैं कि जो हमारी मुश्किलात आ रही है विजिट वीज़ा पे और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। अब विजिट वीज़ा के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने एक आसान एक्सेस बना दिया, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है या वो फैमिलीज
जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करना चाहती है यूएई के लिए, उनके लिए उन्होंने 5 इयर्स का मल्टीपल वीजा का इजरा स्टार्ट कर दिया है, जो कि इस्लामाबाद और कराची की कॉन्सुलेट से उन्होंने किया है। उसका एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म उन्होंने वो प्रोवाइड भी कर दिया है और एक फ्रेमवर्क दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर $5,000 आपके मिनिमम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में, और साथ के साथ आप उन्होंने रिफंडेबल फीस भी रखी है कि जो 3,000 यूएई दिरहम जो है वो रिफंडेबल फीस होगी। वीज़ा स्टैंपिंग के बाद जब 5 साल का वो वीज़ा एक्सपायर होगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो फीस आपको रिफंड हो जाएगी। और एक बड़ी रीजनेबल सी फीस 800 दिरहम के करीब उन्होंने रखी है वीज़ा स्टैंपिंग की, जो कि 5 साल पे मुहैया होगा वीज़ा, और उसमें 90 डेज आप स्टे कर सकते हैं पर ईयर। लेकिन अदनान साहब, ये अभी जो आप 5 इयर्स विजिट वीज़ा के हवाले से भी बात कर रहे थे, एक तो इस पे रिस्पांस कैसा आ रहा है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है उसमें, और दूसरी चीज़ साथ ही साथ ये भी रखिएगा, अब 5 इयर्स के अलावा क्या जो हम पहले देखते थे, जैसे हम पहले ट्रैवल करते थे 1 महीने के लिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 1 महीने के वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना हो? नहीं, देखिए 5 इयर्स के अंदर अभी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स और इंश्योरेंस, ट्रैवल हिस्ट्री, और साथ के साथ उन्होंने बताया यूएई गवर्नमेंट ने कि आप कहाँ पे रहेंगे, होटल्स बुकिंग और एयरलाइन की रिटर्न टिकट, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन है। जो ट्रैवलर है पाकिस्तान से वहाँ जा रहा है, उसको इन सारी चीज़ों का इदराक है, उनको पता है कि हमने कहाँ पे रहना है, वो प्रूफ्स उसने प्रोवाइड करने हैं कॉन्सुलेट्स के अंदर विद फीस। तो वो मैं समझता हूँ कि वो 10 से 12 दिन के अंदर उनकी वेरिफिकेशन के साथ वो वीज़ा स्टैंपिंग यूएई गवर्नमेंट की कॉन्सुलेट्स वगैरह करके दे रही हैं। हाँ, इसके अंदर इफेक्ट ये थोड़ा सा हो रहा है कि हमारे जो पहले जो हम वेंडर्स के थ्रू वीज़ा पे लोग जाते थे, जो कि 1 दिन में वीज़ा मिल जाता था, अब उसका थोड़ा सा टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ गया, लेकिन साथ के साथ वो टाइम फ्रेम के साथ बढ़ने के साथ वो 5 साल के वीज़े पे मुहैया हो जाएगा। तो हमारा ट्रैवलर किसी भी टाइम पे वो वीज़ा लेने के बाद 5 साल के अंदर फी भी ज्यादा ना, फिर अक्सर लोग जो ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार साल में विजिट करना चाह रहे हैं, या उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इस साल अगले साल उन्हें विजिट करना है या नहीं करना, तो उनके लिए ये फिर 5 साल वाला वीज़ा, विजिट फ़ी और ये सब चीज़ें मामला, ये तो उनके लिए मुश्किलात हैं फिर। जी, ये उनके लिए है, और मैं समझता हूँ कि वो भी यूएई गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट बैठ के उसका भी सोल्यूशन निकल आएगा। और ट्रैवलिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला जो टूरिज्म है, मेन चंक है हमारा गल्फ स्टेट्स के अंदर, यूएई का सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी और जो शॉर्ट टर्म विजिट्स वाले हैं, तो उनके लिए भी ये 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा तो बहुत अहम है और बहुत अच्छा इकदाम है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। आप साथ के साथ जो 1 मंथ वाला है, जो कि साल में एक दफ़ा विजिट करते हैं, उसका भी इंशाल्लाह ताला फ्रेमवर्क बन रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में यानी आप कह रहे हैं काम हो रहा है, और जो कॉन्फिडेंस है यूएई गवर्नमेंट का पाकिस्तानियों पर या पाकिस्तानी हुकूमत को लेके, उसको रिस्टोर अभी करने की ज़रूरत है। इस वक्त उसको रिस्टोर किया जा रहा है, कोशिशें हो रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे। जी, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े की बात करें? जी, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ इस वक्त जो वीज़ास की सिचुएशन है। जी, देखें, जहाँ एम्प्लॉयमेंट वीज़े की आप बात करें, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े के अंदर इशू ये आया है कि 2022 के बाद जो हमारा वर्कफोर्स का बिजनेस बढ़ा था और 2024 में फिर कम हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमारी यूथ की अपनी गलती है। देखें, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे, और साथ के साथ हमारी यूथ ने, अब देखिए तो थोड़ी सी यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी इन्फ्लेशन फिगर बढ़ा था, हमारी यूथ उस टाइम पे यहाँ से विजिट वीज़ा पे वहाँ पे गई, और वहाँ पे जाके उन्होंने जॉब सर्च आउट करनी स्टार्ट की। वो इतनी ज़्यादा हमारी बल्क जो है वो यूएई जाके उन्होंने स्टे किया, और साथ के साथ मोस्टली हमारी 70% वर्कफोर्स को वहाँ पे विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़े में शिफ्ट हुआ, और जो नहीं हुए उन्होंने जाके इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हुए हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी किया है। और मैं समझता हूँ कोई भी गवर्नमेंट जो है अपने मुल्क के अंदर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे जो वर्कफोर्स है किसी भी मुल्क की हो, वो उस मुल्क में जाके उस मुल्क के मुतालिक इसको ये ऐसा लफ्ज़ बोले। तो ये जो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़े का काम हुआ है, वो असल में प्रॉब्लम बना है वहाँ पे यूथ का। हमारी यूथ को भी सोचना चाहिए था कि वहाँ पे थ्रू प्रॉपर चैनल जाते, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके जाना चाहिए था उनको, जिसकी वजह से आप देखें 2,29,000 की जो वर्कफोर्स हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन, हम ओवरसीज प्रमोटर्स ने एक्सपोर्ट की थी,
वो कम होके इस टाइम पे 70,000 पे आ गया है। और इस साल भी 3 महीनों के अंदर हमारा कोई ऐसा हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही एम्प्लॉयमेंट वीजे में। तो मैं तो दरखास्त की है और मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे इसाक डार साहब जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, वो इस चीज में कोशिशें कर रहे हैं और मैं यूएई गवर्नमेंट से बात भी हो रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे और यूएई गवर्नमेंट हमारी जो मैन पावर का जो बिजनेस है वो खोलेंगे, क्योंकि हमारी जो है व्हाइट कॉलर जो हमारी जो जॉब्स हैं और हमारी जो यूथ है वो बहुत प्रेफरेंस देती है यूएई के सेक्टर में, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिस बहुत ज्यादा है। तो हमारे जो पढ़ी लिखी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल यूथ है वो जाना प्रेफरेंस भी देती है यूएई के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अदनान पराचा साहब मौजूद थे बड़े बात करने के लिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूएई को पाकिस्तानियों को जो इस वक्त एक मुश्किलात का सामना है उसके हल के लिए ये बात भी हम की जा रही थी कि हुकूमती सतह पर भी इस हवाले से काविशें जारी हैं। अल्लाह करे इनका फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे सामने मौजूद हो। और प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते नाजरीन, आज दुनिया भर में यौम अर्ज़ यानी अर्थ डे मनाया जा रहा है। वो दिन जो हमें अपनी ज़मीन की बका और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की याद दहानी करवाता है। ये दिन मनाने का आगाज़ 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका से हुआ, जब पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनज़्ज़म आवाज़ बुलंद की गई। अब ये दिन 190 से ज़ायद ममालिक में माहौलियाती शऊर उजागर करने की आलमी अलामत बन चुका है। पाकिस्तान के लिए ये दिन महज रस्मी तकरीब नहीं बल्कि एक कड़ी वार्निंग है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 2000 से 2019 के दौरान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल रहा है। हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और गैर मुतवक्के बारिशें तबाहकुन सैलाबों में बदल रही हैं। 2022 में पाकिस्तान में आने वाले बदतरीन सैलाब ने मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डुबो दिया। सैलाब में 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हुए और 30 अरब डॉलर से ज़ायद का माशी नुकसान हुआ। तल्ख हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान खुद माहौलियाती आलूदगी के बड़े अवामिल में शामिल नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, मगर इसके नताइज का सामना करने वालों में से हम पहली सफ़ में खड़े हैं। आज पाकिस्तान में भी रात 8:30 से 9:30 तक अर्थ आवर मनाया जाएगा, जिसमें रोशनियों को बुझाकर ज़मीन से इजहार यकजहती किया जाएगा। आज का दिन तकाजा करता है कि हम रोशनियों से नहीं रवैयों से तब्दीली लाएं, लाइट्स बुझाएं और को रोशन करें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।